नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हर एक टॉपिक मैं जीविका का कंप्लीट करा रहा हूँ। छोटा-छोटा टॉपिक्स है, जहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर करके स्कोर होगा, 3 नंबर करके स्कोर होगा। आपको बस क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। मैं सारी इम्पोर्टेंट जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बताता चल रहा हूँ। जिनको नहीं पता है, उनको बता दूँ कि जीविका का 2 प्लेलिस्ट बन गया है। एक में मैं ये बुक करा रहा हूँ, जिसमें कि ये पूरा थ्योरी में पढ़ाता हूँ। समझिए ये गाइड है, इसमें सारे थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ 7 पोस्ट के लिए। जी हाँ, 7 पोस्ट आया, सातों पोस्ट के लिए आप जिसके लिए भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप आराम से इसका तैयारी करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे टोटल तैयारी करा रहे हैं। साथ में मैं बता दूँ आपको कि एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये बुक से। यूनिक पब्लिकेशन का ये भी किताब है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वो भी टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं इस चैनल पे, तैयारी आप करें एकदम बेफ़िक्र होके बेहतरीन। मुझे पता है मैथ्स और रीज़निंग आप लोग का कुछ बेहतर होगा, इसीलिए उसको भी मैं नहीं करा रहा हूँ। मैथ्स रीज़निंग जो है प्रैक्टिस सेट के साथ ही करा रहा हूँ और इस किताब में मैथ्स रीज़निंग भी दिए गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपका सब्जेक्ट नॉलेज का मैं करा देता हूँ, फिर मैंने इतना बीच में छोड़ दिया है मैथ रीज़निंग, जो कि मैं बाद में कराऊँगा। पहले सब्जेक्ट नॉलेज इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसका रिवीज़न कई बार आपको करना होगा, एकदम नया चीज़ है आपके लिए इसीलिए। तो चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ, आप अपना काम कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जो आज का पहला टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण विकास के बारे में। समझ विकसित करेंगे हम लोग कि गाँवों का कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या कैसे बातें गाँव से रिलेटेड है, वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा, वहाँ बताता चलूँगा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कुछ नॉलेज विकास भी करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही नहीं होते, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेवल के होते हैं, यानी आपको समझ के आंसर देना रहता तो 4 ऑप्शन में ही है, ऑब्जेक्टिव ही रहता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहले कह रहा है ग्रामीण विकास क्या है। अगर यही क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप? तो आप ये समझिए, ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं सोचा सिर्फ आर्थिक वृद्धि उसका होना चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक वृद्धि होना चाहिए, सांस्कृतिक, राजनैतिक, पर्यावरणीय पहलुओं का भी बहुत समावेश होता है। इन सारी चीज़ को जब देखते हैं तब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं। यह ग्रामीण समुदाय के विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित होता है कि उसका कोई क्या चुनौती है गाँवों में, क्या उसकी ज़रूरत है, उसको पूर्ति करना, इसी को ग्रामीण विकास कहा जा सकता है। वैसे आंसर तो ऑप्शन के आधार पर ही बढ़िया से आप दे पाएंगे। अवधारणा का मूल क्या है? ग्रामीण विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है, ध्यान दें, इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्र देश के समग्र विकास का अभिन्न अंग है। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, देश के समग्र विकास का अभिन्न अंग है। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी आवश्यक है, ताकि एक संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह अवधारणा ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने और संसाधनों, सेवाओं और अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है। बात समझ में आ रही है? ये जो ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण और शहर जो विभाजित हो चुका है, इसके गहराई को कम करता है और इसको एक लाने का कोशिश करता है, ताकि जो अवसर है, समानता है, वो एक साथ दोनों को मिल सके। विभिन्न विशेषताएँ, क्या चीज़ का है? ग्राम का विशेषता, जैसे ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ग्रामीण विकास कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाया जाता है, ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर करने के लिए निर्णय ले सकें और उन्हें लागू कर सकें। विश्व बैंक के अनुसार ये लाइन लिखा गया है। फिर से सुनिए, ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाया जा सके, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के निर्णय ले सकें और उन्हें लागू कर सकें। ग्रामीण, गौर से सुनिएगा, यह ग्रामीण समुदाय के सतत विकास, इस शब्द पे ध्यान दें, सतत विकास को संदर्भित करता है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, रोजगार सृजन करना, शिक्षा को बढ़ाना, स्वास्थ्य की स्थिति सही करना, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय जैसी आयाम शामिल है। जब भी हम बात करते हैं ग्रामीण विकास, तो कहता है यह विकास ग्राम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भागीदारी के माध्यम से होता है, न कि केवल बाहर से थोपे गए कार्यक्रमों से। मतलब गांव का भागीदारी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर से आपने आया कुछ भी कह दिया गांव का लोग मानेगा। समझते चलिएगा, इन किसी भी बातों को उठाकर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इस सब चीज़ को समझ रहे हैं हम लोग। ग्रामीण विकास के प्रमुख आयाम क्या है, कैसे विकास करेगा? तो सबसे पहला तो आर्थिक आ जाता है, जिसमें कि आर्थिक जीवन होता है, जैसे कृषि उत्पादकता बढ़ाना, गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना, कि कृषि अगर ना भी चल रहा हो तो भी उसका जीवन यापन चले। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्राम में उद्योग हो गया, छोटे स्तर से जितने भी है उसको बढ़ाना।
क्लियर है आर्थिक विकास। अगला आयाम है सामाजिक विकास, शिक्षा जिसमें आ जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है, पोषण जैसी बुनियादी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक समानता स्थापित करना और न्याय को बढ़ावा देना कि सबके लिए बराबर न्याय चले। अगर बुनियादी ढांचा विकास की बात करेगा तो सड़कों का निर्माण कराना, बिजली का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, संचार व्यवस्था, आवास जैसी सुविधाओं का निर्माण करवाना ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि गांव का भी विकास सही मायने में हो सके। पर्यावरणीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। अगला है संस्थागत विकास की बात करेगा, जैसे पंचायती राज संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी आप आए हैं। पंचायती राज संस्था, स्वयं सहायता समूह जिसको एसएचजी बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अन्य स्थानीय संगठनों को मजबूत बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक था। क्षमता निर्माण करना, जैसे ग्रामीण लोगों को कौशल प्रदान करना और उसकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। जब उसको सिखाएंगे तभी तो बेहतरीन ढंग से कृषि वगैरह कुछ भी कर पाएंगे। अगला है समावेशी और सतत दृष्टिकोण। आधुनिक ग्रामीण विकास समावेशी मतलब इंक्लूसिव और सतत यानी सस्टेनेबल दृष्टि को पर जोर देता है। मतलब समावेशी विकास करना, हर तरह से गांव में विकास होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा और एक में कम नहीं, और सस्टेनेबल जो लंबे समय तक चले, ऐसा विकास करना है। अगला है समावेशी। समावेशी शब्द का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों यानी महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को, सबको तक पहुंचाया जाना चाहिए। सतत का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि विकास वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को से समझौता किए। मतलब अभी जितना जरूरत है उतना चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर लेना है कि भविष्य में जो है उसको कुछ गड़बड़ी हो जाए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य वालों को भी कुछ गड़बड़ ना हो। अगला करा है ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता पूर्व पहल। समझे, स्वतंत्रता से पहले क्या क्या हो रहा था उसकी बात करते हैं। तो प्राचीन भारत के ग्रामीण की बात करते हैं, संरचना क्या थी। तो प्राचीन भारत में ग्राम आत्मनिर्भर इकाई था। ये सब पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्राचीन भारत में ग्राम जो था, इसको मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, आत्मनिर्भर इकाई था जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना था। अर्थव्यवस्था भी अपना था और सामाजिक संरचना था, यानी ग्राम प्रधान था जो देश था। अगला कर है पंचायतों जैसे स्थानीय संस्थाएं ग्रामीण जीवन का विभिन्न अंग थी, जो स्थानीय शासन और विवादों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। एक बात बताइए, दो परिवार में दो बच्चों के बीच लड़ाई हो गया था, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? नहीं, गांव स्तर पर ही उसको सुलटाएंगे, बैठ के एक दूसरे से बात करके। बात समझ में आ रही है? अगला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, समझे। यहाँ पे देखिए, पंचायतों जैसी जीवन अभिन्न अंग था। मैं बॉक्स कर ही देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 बात है, 3 लाइन में लिखा हुआ, और तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे तीनों बात को आप ध्यान रखिएगा। लीजिए, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन के तौर पे कि ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं तो उसमें जो था ग्रामीण संरचना कैसी थी। ऑप्शन रहेगा, उसमें अगर लिखा हुआ है कृषि और हस्तशिल्प कला पर आधारित तो आप टिक कर दीजिएगा। लिखेगा कि पंचायत जैसी संस्थाएं थी तो सही कर दीजिएगा। ग्राम आत्मनिर्भर इकाई था तो सही कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश काल का प्रभाव। क्या है? ब्रिटिश काल का प्रभाव नकारात्मक। ब्रिटिश काल में क्या हुआ? नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो जब आप किसी को अपने अंडर में मिला लेते हैं अपने फायदा, और सामने वाले को झूठा वादा करते हैं, और सामने वाले को कहते हैं मैं तेरा डेवलपमेंट करूंगा वगैरह वगैरह करके अपने में मिला लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। जैसे देखेंगे, भूमि राजस्व नीतियाँ चल रहा था। भूमि राजस्व नीति, जहाँ से राजस्व मतलब होता है टैक्स। जैसे अस्थाई बंदोबस्त नीति चल रहा था, रैयतवारी व्यवस्था चल रहा था, महालवारी व्यवस्था चल रहा था। इन नीतियों ने किसानों का शोषण किया, कृषि को वाणिज्य बनाया और गरीबी बढ़ा दी। वाणिज्य मतलब कमाने के लिए सिर्फ कृषि करने लगा लोग, खाने के लिए नहीं। अगला है हस्तशिल्प कला का पतन हो गया। ये ब्रिटिश के कारण हुआ। ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के आगमन ने भारतीय हस्तकला के उद्योग को पतन कर दिया, जिससे ग्रामीण कारीगर जो है बेरोजगार हो गए। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य के उपेक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ही कम ध्यान दिया गया।
संचार का सीमित विकास किया गया। बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें हो गए, रेलवे हो गया, मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित किया गया, न कि ग्रामीण विकास के लिए। मतलब जो सड़क या रेलवे बनाया गया ताकि उस सामान अपने एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, अंग्रेज इसलिए बनाया था। हम आम जनता के लिए नहीं था। आम जनता जो है उस सड़क का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकता था। बहुत अर्जेंट है तो कभी हो सके जाने दिया जाता था या कुछ खास लोगों को, अन्यथा उस पर सिर्फ अंग्रेज ही जाते थे। वरना जैसे हम लोग पगडंडी पे चलते थे उसी तरीका के हम लोग को रहने दिया गया। अब कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व कुछ रचनात्मक पहले, स्वतंत्रता से पहले क्या क्या चीज़ कुछ हुए हैं, उसको सीमित प्रभाव जो था उसको देखते हैं। सबसे पहले श्री निकेतन प्रयोग 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्गठन क्या था, उद्देश्य क्या था, ग्रामीण पुनर्गठन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसमें शिक्षा का बात था, स्वास्थ्य, कृषि और कौशल विकास पर जोर दिया गया था। इसका नाम क्या था, श्री निकेतन प्रयोग 1921 में। किसने शुरू किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने करा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने करा। क्लियर है। अगला है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट होता है, सेवाग्राम प्रयोग जो 1920 के दशक में हुआ था। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा, इसका शुरू करने वाला कौन था, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित, जिसका लक्ष्य ग्रामीण आत्मनिर्भरता, खादी को बढ़ावा देना, स्वच्छ और ग्राम उद्योगों को विकास करना था। अगला है आपका उसी तरह गुड़गांव परियोजना। गुड़गांव परियोजना 1920 में ही हुआ था। F.L. ब्रेयर ब्रिटिश प्रशासक था ये, F.L. ब्रेयन द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कृषि सुधार, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाना था। अगला उसी तरह था मार्तरडम परियोजना 1928 में आता है। डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा YMCA के तहत शुरू की गई, जिसमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग के ग्रामीण स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। अगला है फिरका विकास परियोजना, फिरका विकास योजना 1996 में मद्रास प्रांत में टी प्रकाशम द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गांवों में आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक आर्थिक विकास करना। तो सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है, कब स्टार्ट हुआ और कहाँ पे हुआ, किसने किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य तो सबका गांव वाला ही था, गांव को बेहतर करना। ध्यान रखिए, जैसे ऐसे पूछ सकता है सेवाग्राम जो था किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के विचार पर आधारित था। गुड़गांव परियोजना 1920 में। ध्यान रखिएगा इन बातों को। और सारे टॉपिक जब हम कंप्लीट करेंगे, लास्ट में 20 क्वेश्चन का सेट रहता है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमने क्या पढ़ा पता चलता रहे। स्वतंत्रता पूर्व पहलों की सीमा क्या था, तो ये पहले मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रयासों या सीमित सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई थी। इसका पैमाना बहुत छोटा होता था और पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों को कवर नहीं कर पा रहा था। इसमें वित्तीय संसाधनों की बहुत कमी था, पैसा का बहुत स्थिति खराब था। इन्हें ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। हालांकि इन पहलों ने स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास की नीति और कार्यक्रम के लिए एक आधार प्रदान कर दिया कि भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर ये सब चीज़ ऑलरेडी चल रहा था, तो भारत को ज़्यादा परेशानी झेलने का जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता के बाद की पहल, प्रारंभिक चरण क्या था। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास का महत्व पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, ग्रामीण विकास का महत्व। सबसे पहला टॉपिक है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। क्या बनाया, राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि था। अर्थव्यवस्था कैसा था, मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गौर से सुनिएगा, आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास का समर्थन किया, लेकिन ग्रामीण विकास को भी समान महत्व दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास को समर्थन भी दिया है उन्होंने। अगला देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं, क्या लाया गया था, पंचवर्षीय योजना जिसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आप बात करेंगे हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको CDP बोलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 में स्टार्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है। उद्देश्य था ग्रामीण लोगों के बीच आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास भावना पैदा करना। यह भारत का पहला व्यापक ग्रामीण, यह भारत का, ध्यान दीजिएगा, पहला जो था व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। नेक्स्ट है, इस घटना की बात करिएगा तो कृषि,
पशुपालन, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सामाजिक कल्याण। विशेषता की बात करिएगा तो लोक भागीदारी, लोग इसमें आए, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर, ब्लॉक स्तर पर विस्तार अधिकारी नियुक्त किए गए, मतलब कि ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी है इसका विस्तार करेगा, आगे बढ़ाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। सीमा की अगर बात करेगा तो कह रहा है, गौर से सुनिए, शीर्ष से नीचे टॉप डाउन दृष्टिकोण हावी रहा, जिससे वास्तविक लोक भागीदारी कम रही। मतलब ऊपर के लोग नियम बनाता था, नीचे वाले पे थोप दिया जाता था, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हुआ। अधिकारियों पर अधिक निर्भरता था, ये अधिकारी लोग जैसा चाहता था वैसा होता था। अगला है ग्रामीण गरीब तक लाभ कम पहुंचा, ठीक है। संपन्न वर्ग में अधिक लाभ उठाया, ऊपर वाले ही सारे पैसा खा पी गए। अगला है वित्तीय संसाधनों की बहुत कमी रही, पैसा भी उतना नहीं था कि इसको ज़्यादा डेवलपमेंट मिल सके। तो ये था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1952 में स्टार्ट हुआ था, 1952 में। इसका घटक क्या क्या था? तो कृषि था, पशुपालन था, कुटीर उद्योग था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सामाजिक कल्याण था। लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैच करना था, बट हुआ नहीं। इसमें गड़बड़ी क्या हुआ कि टॉप टू डाउन मॉडल था, इसलिए काम खराब हो गया। ऊपर का लोग ज़्यादा खा लिया पैसा, नीचे नहीं पहुंच पाया। अगला है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, NES बोलते हैं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES 1953 में। कर रहा है CDP, जिसको बोलते हैं हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पूरक करने और विस्तार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई। CDP को पूरक करने और विस्तार गतिविधियों को शुरू करने के लिए 1953 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इसका उद्देश्य कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी और औद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाना था। NES, ठीक है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, लेकिन यह भी CDP जैसी, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जैसा चुनौती का सामना करना पड़ा इसको भी। एक स्टार लगाने वाला यहाँ पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ बनता ही रहता है एग्जाम समय। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया। तो CDP और NES की सफलता के कारणों की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया। मुख्य सिफारिश की बात करेगा तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसने कहा कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, ध्यान दीजिएगा। और इसने क्या कहा त्रिस्तरीय प्रणाली में, वो भी समझ लीजिए। इसने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति बनाया जाए। जिला स्तर पर बात करें तो जिला परिषद बनाया जाए। इस समिति की सिफारिश ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की नींव रख दी थी। क्लियर है। एक और अगला है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, IADP 1960 में आया था। ये मैंने क्या करा कि जो भी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है उसको मैंने एक जगह नोट कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि आसानी से सारी बात समझ में आएगा। एक दो पीछे था उसका मैंने आपको फुल फॉर्म नहीं बताया था, वो भी बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको CDP बोलते हैं, इसका मतलब है समुदाय, मतलब कम्युनिटी होता है ना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा एक और था जिसका था NES, तो N से नेशनल, राष्ट्रीय विस्तार, तो विस्तार को क्या होता है एक्सटेंशन, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो जाएगा। यही दो इधर था पीछे में, और तो था नहीं, यहाँ है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, और 57 में आने के बाद उसने क्या किया, त्रिस्तरीय प्रणाली बताया था उसने। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का बात उसने किया था, ठीक है। कहा जा रहा है ये पंचवर्षीय प्रणाली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था पंचायती राज प्रणाली स्टार्ट करने के लिए। देखिए, गहन कृषि जिला कार्यक्रम आया था, इसको IADB बोलते हैं। तो गहन का मतलब होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, IADP इसको बोलते हैं। 1960 में आया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाले पहला कार्यक्रम था। चयनित जिलों में कृषि पैकेज, ध्यान रखिएगा सब चयनित जिला में, सारे जिला में नहीं। उन्नत बीज, उर्वरक, ऋण, सिंचाई प्रदान करने के लिए कृषि उत्पाद में तेजी लाना चाहता था ये। प्रभाव क्या हुआ, हरित क्रांति का आधार बना ये, हरित क्रांति का। लेकिन क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया, क्योंकि यह केवल कुछ उपजाऊ क्षेत्रों तक ही सीमित था, सबको इसका फायदा नहीं मिला। अगला है ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बाद के चरणों और विशेष कार्यक्रम। क्या है भाई, इसको देखिएगा। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, गहन कृषि
क्षेत्र कार्यक्रम, इसको बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो 1964 में आया था। ऊपर में क्या था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP 1960 में आया था, जो कि हरित क्रांति में बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया। ये क्या है IADP, जिसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी हाँ सही है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार ये है, जिससे अधिक जिलों में शामिल किया गया, क्योंकि ये कम जिलों में शामिल हुआ था। कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें है जो 1964 में आया था। अगला है लघु कृषक विकास एजेंसी, स्मॉल, समझे, फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, इसको लघु कृषक विकास एजेंसी बोलते हैं। सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी, MFAL बोलते हैं। सीमांत कृषक मतलब मार्जिनल फार्मर एंड श्रमिक मतलब लेबर एजेंसी हो जाएगा, मार्जिनल फार्मर एंड लेबर एजेंसी। 1970 के दशक में आया था। छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लक्षित सहायता प्रदान करना, क्योंकि यह हरित क्रांति का लाभ इन तक नहीं पहुंचा था, जो कि 1970 में आया था। आपको पता है कि 1960 से 70 के बीच में हरित क्रांति आ चुका था, लेकिन यहाँ तक फायदा नहीं गया था, इसीलिए बनाया गया था। ऋण की बात करिएगा, ऋण आदानों, इनपुट्स एंड तकनीक सहायता तक पहुँच सुनिश्चित करना। अगला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP, इसका मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में आया था। उद्देश्य की बात किया, सूखा प्रवण क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करना और रोजगार का अवसर पैदा करना। फोकस की दिया मृदा संरक्षण पे, जल संसाधन विकास, वानिकीकरण और पशुधन विकास करना। नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया था उसको बोलते हैं कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1974 में आया था। फिर वही बात, कृषि परियोजनाओं के तहत उपलब्ध जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना। फोकस जल प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास और किसानों को प्रशिक्षण देना। अगला है एकीकृत इंटीग्रेटेड ग्रामीण मतलब ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1978 में आया था। इसमें कहा जा रहा है उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को लक्षित करके स्वरोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करना। यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। घटक की बात करेगा, सब्सिडी और बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति, पशु, उपकरण और भूमि प्रदान करना था। सीमाएं की बात करिएगा, अपात्र लाभार्थियों का चयन, वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग, संपत्तियों की निम्न गुणवत्ता और लाभार्थियों की पहचान में समस्या हुई। अगला जो प्रोग्राम आया था इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने करेक्ट करा है। देखिए इसका उल्टा ये फुल फॉर्म दिया हुआ है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, यहाँ लिख दिया है गलती से, ये इसका है, ठीक है, जो 1980 में आया था। और साथ में और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, RLEGP, इसको बोलते हैं, ग्रामीण है था रूरल, ठीक है, लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, समझे, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1980 में आया था। उद्देश्य था गरीबी किसानों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। सार्वजनिक कार्य की बात करेगा, सड़कें, कुएं का निर्माण कराना। अगला आया था जवाहर रोजगार योजना, 1989 में आया था। कह रहा है NREP जिसको बोले थे हम अभी, क्या, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को मिलाकर JRY बनाया गया, गठन किया गया, समझे, 1989 में। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसी नाम से ही बनाया गया है 1999 में। IRDP, समझे, और अन्य संबंधित कार्यक्रम को पुनर्गठित कर
GSY बनाया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया। आपको पता होगा IRDP जिसको बोले थे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ही बढ़ाया गया आगे। फोकस था स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को संगठित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान कराना। उद्देश्य है अस्थायी आय सृजन करना और ग्रामीण गरीब को कम करना कि गरीबी कमे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जो 2000 में आया था। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम वाली सड़कों का जोड़ना, जिसे कनेक्टिविटी बढ़े और आर्थिक गतिविधियां तेज हो। प्रभाव की बात की है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब उठेगा, खूब ज़्यादा। 2005 में आया था, ये ध्यान रखना है, डेट एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया था कम से कम 100 दिन की गारंटी शुदा मजदूरी दिया जाएगा। ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करना। कानूनी अधिकार, लोक भागीदारी और विकेंद्रीकृत कार्यक्रम पर जोर देना। प्रभाव की बात करें, ग्रामीण गरीबी कम करने, आजीविका सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। अगला है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, समझे, दीनदयाल अंत्योदय योजना DAYNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का 2011 में स्टार्ट हुआ था। SGSY, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, समझे, जो कि आया था 1999 में, को पुनर्गठित कर NRLM बनाया गया जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, गरीबों को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करना और उन्हें वित्तीय सेवा और आजीविका को अवसर को प्रदान करना। फोकस करके गरीबी को अस्थायी संस्थाओं में संगठित करना और उन्हें सशक्त बनाना। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, समझे, 2016 पूर्व में इंदिरा आवास योजना था इसका, 2016 में से इसका नाम नया कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, जी लिखा हुआ है, शहरी में लिखा रहेगा। 2016 से पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। ध्यान दीजिए, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवार को पक्का आवास देना इसका वो था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारतीय संदर्भ में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अधिकांश ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियां, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पर निर्भर रहती है। ये बात कर रहे हैं कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषता है, भारतीय संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सब जगह से कहीं कहीं से क्वेश्चन उठ के बनेगा, इसलिए सुने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि कृषि अक्सर मानसून पर निर्भर होती है जिसे अस्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट है गैर कृषि क्षेत्र का सीमित विकास। कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषक रोजगार के अवसर, विनिर्माण सेवाएं सीमित है। कुटीर और लघु उद्योगों का महत्व है, लेकिन वे अक्सर आधुनिक तकनीक और विपणन से वंचित होती है। आगे कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि क्षेत्र में अक्सर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं, जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो जाती है। यह ग्रामीण आय और जीवन स्तर को प्रभावित करती है। ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो समझ में आना चाहिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरत, आदमी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम में लगा हुआ है। क्यों, लोग ज़्यादा है तो ज़्यादा काम में लगा हुआ, कम लोग भी उसको कर सकता था। अगला है भूमि जोतों का छोटा आकार और विखंडन।
ये भी इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा फैक्टर करता है। अधिकांश किसानों के पास भूमि जोत का आकार बहुत छोटा और विखंडित होता है, जिससे आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करने में मुश्किल हो जाता है, उत्पादकता कम रहती है। कह रहा है यह मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन में बाधा डालता है। बड़ा मशीन कैसे किनिएगा, आपका ज़रूरत ही छोटा स्तर से है, तो जो मशीन बड़ा नहीं किन पाइएगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं झेलना तो पड़ जाता है। आगे है आपका आय असमानता और गरीबी। ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बड़े किसान और जमींदार अपेक्षाकृत धनी होते हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और कारीगर अक्सर गरीब जीवन में यापन करते रहते हैं। गरीबी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, हालांकि इसमें कमी आई है। अगला है पूंजी का कमी और ऋणग्रस्तता। ग्रामीण परिवारों, विशेषकर छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास पूंजी की कमी होती है। ठीक है, ये अक्सर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों, साहूकारों या उच्च ब्याज दर से ऋण लेते हैं, जिससे ऋणग्रस्तता बढ़ते जाती है। अगला है बुनियादी ढांचे का अभाव। हालांकि सुधार हो रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे यानी जिसको सड़क बोलते हैं, बिजली, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा सुविधा आदि की बहुत कमी रहती है। यह आर्थिक गतिविधियों और जीवन स्तर दोनों को प्रभावित करती है। अगला है तकनीकी पिछड़ापन। आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतरीन बीजों, उर्वरकों और मशीनीकरण तक पहुंच की कमी के कारण कृषि अभी भी तकनीकी पिछड़ापन है। गैर कृषि क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी का सीमित प्रयोग हो रहा है। मौसम पर निर्भरता। भारतीय कृषि एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौसम पर अत्यधिक निर्भर है। अप्रत्याशित वर्षा या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं ग्रामीण व्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव डालते रहती है। सिंचाई सुविधा का अभाव इस निर्भरता को बढ़ाता है। पलायन की बात करते हैं, माइग्रेशन। रोजगार के अवसर की कमी और बेहतर आय की तलाश में ग्रामीण आबादी शहर के क्षेत्र और अन्य राज्यों में पलायन एक आम क्षेत्र विशेषता बन गई है, जहाँ जाके लोग काम करते हैं, पलायन। अगला कह रहा है यह ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति की कमी और सामाजिक समस्या को जन्म देता है। अब हम जो बात करेंगे इसको बोलते हैं पंचायती राज संस्थाएं। समझे, PRI इसको बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अगला है परिचय और संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको समझिए। सबसे पहले पंचायती राज क्या है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ये सब जगह से बनना। पंचायती राज 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। जो टॉपिक अभी चल रहा है इन सारे टॉपिक से, बहुत सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा, थोड़ा नहीं, बहुत सारे टॉपिक है, और आराम से थ्योरी बेस में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। पंचायती राज क्या है, तो करा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस की प्रणाली है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ये। अगला, यह लोकतंत्र की ज़मीनी स्तर कहाँ है, लोकतंत्र की ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने विकास के लिए स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे। आगे कह रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लीजिए जरा। प्राचीन काल में भी गांवों में स्थानीय पंचायतें होती थी। ठीक है, अगला कहता है ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन, ये यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन जो है भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। माना जाता है कि 1882 में स्थानीय बोर्डों के गठन की सिफारिश भी करा था इन्होंने, इसीलिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय बहुत पसंद करते थे, लॉर्ड लिटन को नहीं। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार और विकेंद्रीकरण में के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी जो थे ग्राम स्वरोजगार और विकेंद्रीकरण के बहुत समर्थक थे। अगला है स्वतंत्रता के बाद का विकास क्या हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद, यहाँ ध्यान दीजिए, संविधान के अनुच्छेद, इसको बॉक्स कर देता हूँ, अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन करने की, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों को गठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे है आपका कि ये लाइन पे क्वेश्चन पूछता है, ये जो है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन का जो वर्णन है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 पर है।
अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 में आया, 1952 में आया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो आया 1953 में, की विफलता के बाद यह महसूस किया गया कि लोक भागीदारी के बिना संभव नहीं हो पाएगा। ये सब आया लेकिन ये सब फेल हो गया। ये पूछता है डेट, समझे। ये भी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति जो है, जो 1957 में अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज बताया इसने। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसको जनपद पंचायत भी बोलते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात इसने करा। आगे कह रहा है कि इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान नरौरा 1959 में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना। इसके बाद आंध्र प्रदेश बना दूसरा नंबर में। स्टार लगा देता हूँ, 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम उठाता है कि बलवंत राय मेहता ने सिफारिश करा, और सबसे पहले राजस्थान का कौन सा, नरौरा जो है वो 1959 में क्या किया, पंचायती राज प्रणाली को लागू करा। अगला है संवैधानिक दर्जा, समझे। 73वां संशोधन जो है 1992 में हुआ था, और आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से भी 5 स्टार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लंबे समय तक पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति राज्य पर निर्भर करती थी और मजबूती नहीं थी। आगे कह रहा है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, ठीक है। भाग जिसको बोलते हैं 9 पंचायतों, राज्य और 11वीं, समझे। भाग जो जोड़ा गया वो 9 जोड़ा गया। ये 10 होता है, 10 से पहले आई लिखने का मतलब 9 होता है, समझे। भाग 9 जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यक्रम विषय सूचीबद्ध किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये संशोधन तो याद रखना ही है, साथ में ये भी याद रखना है कि भाग कितना जोड़ा गया। तो भाग आपका 9 के अंतर्गत है, और सूची 11वीं है, और 12वीं सूची जो है वो नगर निगम के लिए। अगला कह रहा है 73वें संशोधन की मुख्य विशेषता क्या था। त्रिस्तरीय प्रणाली था, ग्राम, मध्यवर्ती जिसको ब्लॉक बोलते हैं, और जिला स्तर पर अनिवार्य पंचायती राज संस्थाओं की प्रावधान किया गया। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर वैकल्पिक कर दिया गया। अगला पॉइंट में आपके बीच रखा गया कि नियमित चुनाव, हर 5 साल में अनिवार्य चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। अगला है सीटों का आरक्षण। एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीट आरक्षण मिला, जिसमें एससी एसटी महिला भी शामिल है। राज्य वित्त आयोग की बात करें, पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग गठन किया गया। हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग गठन किया जाएगा। शक्तियों और उत्तरदायित्व, पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के योजना तैयार करने और लागू करने की शक्ति भी दी गई। आगे कह रहा है आपको पंचायती राज संस्था क्या होता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, संरचना और कार्यक्रम, कार्य प्रणाली। ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत। संरचना की बात करें, ग्राम सभा इसमें होता है, समझे। ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा इसमें होता है। तो कह रहा है यह ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा है। ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा है। इस पर ध्यान दीजिएगा। यह पंचायती राज का सबसे निचला और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करता है, उसके निर्णयों को अनुमोदित भी करता है। अगला है आपका सरपंच या मुखिया। सरपंच या मुखिया, तो ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचित जो प्रमुख होता है उसे सरपंच या मुखिया कहा जाता है। वार्ड सदस्य का प्रत्येक वार्ड में निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम सेवक या ग्राम विकास पदाधिकारी, BDO जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सरकार द्वारा नियुक्त सचिव होता है। उसको BDO कहा जाता है। ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त सचिव होता है। कार्य की यदि बात किया जाए तो ग्राम विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन। अगला है आपका सार्वजनिक सेवाओं, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता का प्रावधान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण को बढ़ावा देना, सामुदायिक संपत्ति का प्रबंधन करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, स्थानीय विवादों को निपटाना। ग्राम कचहरी, जिसको ग्राम न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी कहिए या न्याय पंचायत के माध्यम से करना, बैठा के एक साथ सुलह कराना। ब्लॉक स्तर पर अब बात करते हैं तो पंचायत समिति होता है, या इसको जनपद पंचायत कहते हैं। संरचना मतलब ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं
ये होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ये ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति के सदस्य। अगला है आपका ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष की बात करते हैं, ये अध्यक्ष होता है। ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो इसका क्या होता है, तो अध्यक्ष होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ जिसको बोलते हैं, पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। देखिए मैं एक गलती कर दिया यहाँ पे था ग्राम विकास अधिकारी, समझे, जिसको सचिव बोलते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त ये सचिव जी, देखिए पंचायत में वही सचिव जी है, ये बीडीओ इसको नहीं बोलते हैं, माफ़ी चाहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी इसको बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं इसको, बीडीओ कह सकते हैं। समझिए ये ब्लॉक स्तर पे बीडीओ साहब होते हैं, माफ़ी चाहते हैं, वहाँ गलती बुला गया था। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सरकार की तरफ से ही आता है। कुछ क्षेत्र में विधायक और सांसद एमएलसी भी सदस्य हो सकते हैं इसके। अगला कह रहा है कार्य की बात करिएगा तो ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विकास परियोजनाओं को एकीकृत करना, अनुमोदित करना, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, राज्य सरकार और जिला परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ये। अब जिला स्तर पर अगर बात करिएगा संरचना इसका कैसा है, तो जिला परिषद सदस्य होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है ये। अध्यक्ष की बात करें तो जिला परिषद का प्रमुख जो होता है वही अध्यक्ष होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें सीईओ होता है, या जिला पंचायत अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त होता है, समझे, जिला पंचायत अधिकारी ये जिला स्तर पर होता है। जिले के सांसद, ठीक है, विधायक, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ विशेष समितियों के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अगर इसके कार्य की बात करिएगा तो पूरे जिले के विकास योजनाओं का निर्माण या निगरानी करना, पंचायत समितियों की योजनाओं या समन्वय का एकीकरण करना, राज्य सरकार और निचले स्तर के पंचायतों के बीच संपर्क स्थापित करना, जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के समग्र विकास और क्रियान्वयन का निगरानी करना। अगला पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख कार्य, नियोजन और क्रियान्वयन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना। 11वीं अनुसूची के 29 विषय है इसी में पंचायत राज के लिए। अगला है संसाधन जुटाना, कर उपाय करना, शुल्क और उपकर लगाना और एकत्र करना, सेवाएं प्रदान करना, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सड़क का रख रखाव, स्ट्रीट लाइट, प्रमुख शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि बनाना, सामुदायिक संपत्ति का प्रबंधन, तालाब हो गया, कुआं हो गया, चारागाह हो गया, इसका देख रेख करना, इसको सही रखना। अगला करा गरीबी उन्मूलन, विभिन्न सरकारी गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम को क्रियान्वयन करवाना, सामाजिक समरसता यानी ग्राम स्तर पर भाईचारे और सौहार्द का बढ़ावा देना, लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो। अगला पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रामीण विकास में भूमिका कैसे निभा रही है। संरचना और कार्य प्रणाली देख लिया। अब विकास, जैसे विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन करना, जैसे पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर नियोजन यानी बॉटम अप प्लानिंग है, ये नीचे से ऊपर की तरफ को सक्षम बनाती है। ग्रामीण समुदाय अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजनाएं बनाती है, जिससे योजनाएं अधिक प्रासंगिक और प्रभावी होती है। वे विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला लोक भागीदारी को बढ़ावा देना, देखिए ग्राम सभा के बारे में कहता है, ग्राम पंचायत के निर्वाचक मंडल की बैठक ग्रामीण विकास के प्रत्यक्ष लोक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यह लोगों को विकास योजनाओं के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी में सीधे शामिल होने पर अवसर देता है। यह जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित भी कराती है। बुनियादी ढांचा विकास, पंचायती राज संस्थाएं गाँवों में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कें, पुलिया, कुएं, तालाब, सामुदायिक भवन का, सार्वजनिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट में सक्रिय भूमिका निभाती है। बातें समझ में आ रही, इसके कार्य हम बता रहे हैं आपको। वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छोटी परियोजनाओं को पहचान और कार्यान्वयन करती है। गरीब उन्मूलन और रोजगार सृजन करवाना, पीआरआई अभी मैंने बताया, पंचायती राज संस्था इसको बोलते हैं। विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजना जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एनआर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे मनरेगा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण है। मनरेगा के तहत काम की मांग दर्ज करने, जॉब कार्ड जारी करने और मजदूरी के भुगतान में पंचायतों की भूमिका
केंद्रीय होती है। अगला है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है और यह समाज के वंचित वर्गों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व मिली। महिला सरपंच और वार्ड सदस्य महिला को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है, जिसमें वे समुदाय की आवाज़ बन सके। यह सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा भी देता है। आगे है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, स्वच्छ कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जागरूकता पैदा करते हैं और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कह रहा है पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय प्राकृतिक संसाधन जैसे जल निकाय हो गया, वन हो गया, वे संरक्षण और प्रबंधन में भूमिका निभा सकती है। वे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के अनुकूलन प्राथमिकताओं को बढ़ावा दे सकती है। पारदर्शिता और जवाबदेही, ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम पंचायत के खेतों का प्रदर्शन, सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट जैसे तंत्र पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह ग्रामीणों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल करने का अधिकार भी देता है, जो मन से पूछ सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस चुनौती और आगे का रास्ता। चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस, तो वित्त की कमी सबसे इम्पोर्टेंट। कह रहा है पंचायतों के पास अक्सर अपने स्वयं के राजस्व यानी कर शुल्क जुटाने की सीमित शक्तियाँ होती है और वे मुख्य रूप से राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहती है, जिससे उसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। अगला है कार्यों का हस्तांतरण यानी फंक्शनलिटी फंड्स फंक्शनरीज। ये क्या है, राज्यों ने अभी तक 11वीं सूची के सभी 29 विषयों को पंचायतों को पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं किया गया है। 3F जिसको 3F यानी कि जिसको बोलते हैं फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज की कमी का एक बड़ी चुनौती होती है। इसमें कौशल और क्षमता की कमी भी होती है। पंचायती राज प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के पास अक्सर योजना प्रबंधन और वित्तीय प्रशासन के लिए आवश्यक कौशल और क्षमता की कमी होती है। लोग चाहता बहुत कुछ करना है बहुत बार, लेकिन पैसा भी उतना नहीं होता है। अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण, राज्य सरकार के विभागों का पंचायतों पर अत्यधिक नियंत्रण होता है, जिससे उसकी स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। अगला है महिला प्रतिनिधियों की पति पंचायत सरपंच पति की समस्या। कुछ मामलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के बजाय उसके पति या पुरुष रिश्तेदार वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। अगला है ग्राम सभा की निष्क्रियता, ग्राम सभा की बैठकें अक्सर अनियमित होती है या कोरम पूरा नहीं करती, जिससे लोक भागीदारी कमज़ोर होती है। दलगत राजनीति, ग्राम स्तर पर भी दलगत राजनीति प्रवेश है, जिसमें विकास के बजाय राजनीतिक खींचताव हावी हो गई है। भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर छोटे पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आगे का रास्ता क्या हम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड। तब वित्तीय सशक्तिकरण, राज्यों को गौर से सुनिए, राज्यों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से लागू करना चाहिए। पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत कर शुल्क के मजबूत करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। केंद्र और राज्य के अधिक वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्ण कार्यात्मक हस्तांतरण होना चाहिए। राज्य की 11वीं जो अनुसूची में सभी 29 विषय पंचायतों को पूरी तरह से हस्तांतरित करना चाहिए, जिससे संबंधित कार्य, धन और अधिकारी, फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज शामिल हो सके, तीनों F क्लियर हो सके। अगला क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। पंचायती राज प्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाओं और SC ST प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम देना चाहिए। उन्हें योजना बनाने का प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, नियोजन कार्यक्रम और गवर्नेंस में प्रशिक्षित करना जरूरी है। ग्राम सभा को मजबूत करना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक को नियमित और अनिवार्य बनाना चाहिए। बैठकों में कोरम सुनिश्चित करना और लोक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाना चाहिए। अगला है प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, जैसे पंचायतों में गवर्नेंस, ऑनलाइन भुगतान, जियो टैगिंग, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। ग्राम स्वराज जैसी पहल की मजबूत करनी चाहिए। महिलाओं और वंचित वर्गों का वास्तविक सशक्तिकरण हो। महिला प्रतिनिधियों को स्वाभाविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने की प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला और वंचित वर्गों के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम भी स्टार्ट करना चाहिए। अगला है जन जागरूकता और पारदर्शिता। नागरिकों को पंचायती राज प्रणाली के महत्व और उसके अधिकारों को बारे में शिक्षित करना चाहिए। पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाना चाहिए। आगे आपका
राज्य सरकार का समर्थन। राज्य सरकार को पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए और उसके मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कम करना चाहिए। निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज का भविष्य क्या है। तो ग्रामीण विकास का महत्व की बात करिएगा तो ग्रामीण विकास भारत के समग्र विकास, सामाजिक समानता और आर्थिक समृद्धि की कुंजी मानी जाती है। देश की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक ग्राम क्षेत्र समृद्ध और सशक्त नहीं होते हैं तब तक एक विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। आधुनिक आधुनिक ग्रामीण विकास समावेशी, सतत और सहभागी दृष्टिकोण पर जोर देता है। अगला है पंचायती राज की केंद्रीय भूमिका। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए सबसे प्रभावी साधन है क्योंकि वे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाती है। वे लोगों को अपनी नियत का निर्माण बनाने का अवसर देती है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने व लागू होने में मदद करती है। 73वें संविधान संशोधन ने उन्हें कानूनी और संवैधानिक आधार पर प्रदान किया जिससे वे अधिक सशक्त हो गए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है सामंजस्य और पूरकता। ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्था एक दूसरे के पूरक है। कार्यक्रम पंचायती राज संस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक धन एवं रूपरेखा प्रदान करती है, जबकि पंचायती राज संस्था इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लोकतांत्रिक और संस्थागत मंच प्रदान करती है। दोनों मिलकर ग्रामीण भारत को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। समझ में आ रही है बातें। आगे की राह की बात करते हैं तो कह रहा पंचायती राज संस्था को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिए 3 कार्यों, निधियों और अधिकारियों का पूर्ण हस्तांतरण करना पड़ेगा। ग्राम सभाओं के अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और क्षमता निर्माण निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन और निगरानी को क्रांति ला सकता है। महिला और वंचित वर्गों के प्रतिनिधियों को वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ताकि वे केवल नाम मात्र का प्रतिनिधि न हो और कार्य भी करें। उज्ज्वल भविष्य की बात करते हैं, यदि ग्रामीण विकास की नीतियों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह ग्रामीण गरीबी को कम करने, रोजगार सृजित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और ग्रामीण समुदायों को समग्र सशक्तिकरण महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह भारत के एक अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समतावादी समाज बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे आइडिया लग जाएगा कि हम लोग ने कितना पढ़ा और कितनी बातें सीखा। 20 क्वेश्चन यहाँ रहेगा। मैं फिर एक बार याद दिला दूँ, PDF भी मैं दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगा और टेलीग्राम पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और भरोसा रखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल निगेटिव होता है। केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना, केवल शहरी क्षेत्र का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। केवल वाला को ऐसे ही काट दीजिए, सी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में किसका जनक माना जाता है? देखिए, लॉर्ड रिपन है। भारतीय राष्ट्रवाद नहीं, आधुनिक शिक्षा नहीं, रेलवे का विकास नहीं, स्थानीय स्वशासन। दिस इज द आंसर 1882 में। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद गहन कृषि जिला कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आपको पता है CDP मैंने अभी बताया था, आपको याद है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के कारणों को जांच करने के लिए, यही था। इसका जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति आया था और इसने सिफारिश त्रिस्तरीय को करा था। अगला है, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा था? देखिएगा, पहली बार पंचायती राज प्रणाली तो राजस्थान था, नरौरा। अभी कुछ देर पहले मैं बताया था इसका, नरौरा नहीं, नागौर, सॉरी, नागौर था 1959 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्रामीण पंचायतों को संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ये चीज़ कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर, याद रखिएगा।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? पंचायती राज संस्थाओं को तो अभी मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन 1992 को। अगला है, और यहाँ से क्या है, नगर निगम, नगर निगम जो बोलते हैं उसकी बात किया गया इसमें। नगर निगम नहीं किया, नगर पंचायत, नगर पंचायत। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के 29 कार्यान्वयन विषय को सूचीबद्ध करता है? अनुसूची की बात किया तो 11वां, और बात करेगा क्या चीज़ का, भाग का, भाग 9। अगला है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है? तो 1/3 सीट का आरक्षण किया गया है। परसेंट में कितना निकलेगा? तो 33.33%। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम करने लगे और जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो जाती है? खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आ गया ना, अभी मैंने बताया था, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गास्ड एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं। आपको पता है, अगर यही पूछेगा बिहार के सेंस में, बिहार में महिला को पता है 50% आरक्षण है, हर जगह नहीं है, महिला को 50% है। अगला अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो इसको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बोलते हैं। एक मिनट, फिर से, पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? ग्राम सभा ही कहना पड़ेगा, ग्राम सभा सबसे निचला स्तर है। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा का वर्ष पारित हुआ था? 2005 में मनरेगा स्टार्ट हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP को किस कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया? IRDP को क्या, इसको जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मिला दिया। एक मिनट गलती कर रहा हूँ मैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा ये। IRDP को किस कार्यक्रम के पुनर्गठित किया गया? किस कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया? तो ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, SGSY, समझे, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के अंतर्गत डाला गया ये 1999 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में किसका गठन किया जाता है? हर 5 साल में तो योजना आयोग, राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग का ही गठन किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, अनौपचारिक स्रोत, साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किस तारीख को लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी पूछ दिया, बताइए, बहुत टफ क्वेश्चन ही हो गया। तो 24 अप्रैल को लागू किया, 1993 को ये लागू हुआ। आया तो 92 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की एक सीमा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा आपका, यह मुख्य रूप से शीर्ष से नीचे टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था। यह मुख्य रूप से शीर्ष से नीचे टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए किन 3 ऐप का हस्तांतरण महत्वपूर्ण माना जाता है?
तो फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज, बी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMYG का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवा को रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवार को पक्का मकान देना, बी नंबर ही 19 का हो जाएगा आंसर। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की भूमिका है ग्रामीण विकास में। केवल बड़ा तो निगेटिव होता है, केवल हटा दीजिए। आंसर होगा ग्रामीण पंचायत के मतदाताओं की ग्रामीण स्तरीय विधानसभा के रूप में कार्य करना और कार्यों को निगरानी करना। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में मुझे बताइएगा लिखकर, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस अंदाज में मैं आप लोग के बीच बातें रख रहा हूँ आसान से सिंपल शब्दों में, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जैसे हर कोई का चाहत होता है कि अपना परिवार बड़ा हो, ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो, इसीलिए मैं ये लाइन बोलता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।